जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि इस समय आप लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जुटे होंगे। अपना पर डे आप यूज़ कर रहे होंगे। आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको जो है फाइंड आउट कर रहे होंगे और करने के बाद उसे फिलअप करने की कोशिश कर रहे होंगे। इधर हम लोगों ने जो आपका बहुत ही वीक पॉइंट होता है या जिसे आप इग्नोर कर देते हैं या जिसे आप ये सोचते हैं कि चलिए हम लास्ट में कवर कर लेंगे और लास्ट कभी आता नहीं और चीज़ें छूट जाती हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग बेसिकली अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस पूरा कवर कर लिया था। 12th क्लास का जो पी ब्लॉक है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, इसको पूरा कवर कर लिया था। और अब 11th क्लास के पी ब्लॉक में हम लोगों ने हाथ लगाया था, जिसमें कि हम 14 ग्रुप को स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली डील करेंगे, इसमें जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, साथ ही साथ जो आपके कार्बन के कुछ कंपाउंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सिलिकॉन्स, सिलिकेट, जो हैलोजन कंपाउंड है 4th ग्रुप के, कुछ लेड के कंपाउंड और कुछ टिन के कंपाउंड को कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। चलेगा, डे बाय डे सबसे पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग जो आईआईटी, नीट, एम्स, इन सब में जो बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, उनके वीडियोस आने चालू हो जाएंगे, जिसमें कि आप अपने उन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर सकते हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं या जिनको आप ध्यान नहीं देते। मैंने पहले भी बोला है कि आपको इन लेक्चर को तैयार करने का तरीका ये है कि पहले पेन और पेपर पर पूरे वीडियो को 2 से 3 बार डिटेल में देखें, नोट्स बना लें और बनाने के बाद जब इसका रिवीजन का मोड करें, वीडियो को फास्ट मोड पर क्या करें, आपका चला दें। चलेगा, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम इंश्योर कर लें कि हम सारे सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर चुके हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द सिवाय हमारे इस वीडियो के, आपने उसको बंद किया हुआ है, पेन और पेपर ले लिया है, ठीक है, साथ में आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करने से पहले इस बात को डिस्कस कर लें कि कार्बन अपने ग्रुप का बड़ा ही बदतमीज एलिमेंट है। वो कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ग्रुप के मेंबर नहीं शो करते और वो शो करता है। इसी वजह से कार्बन जो है एनॉमलस प्रॉपर्टीज को शो करता है, और इसकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं, सबसे पहला वाला अभी तक जो कॉमन चला है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज इन द क्या आपका ग्रुप, पूरे ग्रुप में इसका साइज सबसे छोटा होता है। दूसरा जो है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब साइज ही छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप क्या होंगी, आपकी ज़्यादा होंगी। तीसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी। यही वजह है कि कार्बन अपनी वैलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता, और कार्बन के अपने कंपाउंड में मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, जबकि इसी ग्रुप के बाकी के मेंबर डी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी वैलेंसी सेल में रखते हैं, जिस पर कि वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करके 4 से ज़्यादा ले जा सकते हैं, 6 तक ले जाते हैं, बड़े मेंबर 8 तक भी पाए गए हैं। तो कार्बन की वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 तक होती है, या 4 से ज़्यादा ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसी तरीके से कार्बन के पास यूनिक टेंडेंसी होती है क्या बनाने की, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को बनाने की। और मैं आपको बताऊं, जो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है इसकी बॉन्ड एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है। सिलिकॉन में तो चलिए सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड मिलता है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बड़ी कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड तो स्टैंड ही नहीं करता। चल जाएगा।
तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ये अपने साथ ही नहीं बनाता है, ये दूसरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये उनके साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड बड़े ही स्टेबल होते हैं। एक खास बात, एक खास प्रॉपर्टी जिसे आप कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग कहते हैं, ये बड़ी ज़्यादा है और सिर्फ आप कह दो कि कैटिनेशन के लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन के पास में होती है। अगर हम कैटिनेशन की बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि ग्रुप में कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कैटिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, तब सिलिकॉन सिलिकॉन और उससे बहुत कम जर्मेनियम, टिन और लेड वगैरह में तो बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। कहने का मतलब कैटिनेशन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। इसके अलावा कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं, तो कैटिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी आप कार्बन कार्बन की बताएंगे, तब सिलिकॉन सिलिकॉन की बताएंगे, तब कहीं आप फास्फोरस फास्फोरस की, तब आप सल्फर सल्फर की बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन की बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके बाद अगर कोई केमिस्ट्री आएगी तो सिलिकॉन सिलिकॉन वाली आएगी। फिलहाल बात को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये दो चीज़ें कार्बन की इस कार्बन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनाने में मदद करती है। कौन सी दो चीज़ें भाई? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ड्यू टू कैटिनेशन और दूसरा मजबूत या स्ट्रॉन्ग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो चीजें कार्बन के ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को बनाने में मदद करती है। और अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखोगे तो उसमें दोनों फॉर्मेट में मिलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी और एमॉर्फस सॉलिड में भी। क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले जो इलेक्ट्रॉन आपके सिलेबस में रखे गए हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, या इसी को बक्की बॉल भी कहते हो, बकमिनिस्टर फुलरेंस भी कहते हो, या शॉर्ट में फुलरेंस बोलते हो। एमॉर्फस में कोक, कोल, कार्बन, ब्लैक चारकोल ये सब आ जाते हैं, ये सब एमॉर्फस में आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब फिक्स अरेंजमेंट होना, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होना, शार्प कटिंग का होना, ठीक है, एन आइसोट्रॉपी के फिनोमिना को शो करना। कूलिंग कर्व में आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन और पॉइंट ऑफ क्रिस्टल मतलब कंप्लीट होना, ये सब दिखाई पड़ेगा आपको। जबकि एमॉर्फस में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कोई यूनिट सेल नहीं बनती, मेल्टिंग पॉइंट का एक लार्ज रेंज होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वेरिएशन मिलता है। ये आइसोट्रॉपी के फिनोमिना को क्या करेंगे, आपका शो करेंगे। तो कोक, कोल और कार्बन ब्लैक एमॉर्फस में आएंगे, जबकि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस किस में आएंगे, क्रिस्टलाइन में आएंगे। आपकी एनसीईआरटी में इन तीनों को डिटेल में डिस्कस किया गया है और अक्सर इससे क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इस तरीके से, या दो क्रिस्टलाइन को या क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन को एक साथ कंपेयर करके सही गलत क्या करेगा, आपका पूछ लेगा। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड पर। अब हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं डायमंड। डायमंड जो है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन का। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये 2D में है, लेकिन वास्तव में ये 3D में दिखाई पड़ता है। ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि कार्बन के पास जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में चले जाते हैं। यानी दिए गए डायमंड में कार्बन एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। एक खास पॉइंट हमने यहाँ पे दिया है कि डायमंड है मैक्सिमम हार्डनेस विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी विथ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम हार्डनेस और स्थिति ये है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि अर्थ पर जितने भी हार्ड सब्सटेंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस अगर किसी की है तो वो डायमंड की है। एक बार मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसी का है तो डायमंड का है। तो इसके पीछे रीज़न है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं डायमंड का एक मॉड्यूल लेकर के आया हुआ हूँ। इसमें आप देखेंगे तो ये कार्बन है
और कार्बन 4 साइड, देखिए कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ है, यानी हर बॉन्ड एंगल अगर आप नापेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा। साथ ही साथ इस बॉन्ड की एक बड़ी खासियत है कि ये बॉन्ड जो है मैक्सिमम आप कह सकते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। साथ ही साथ किसी भी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है कि लोन पेयर रिपल्सन काम कर सके। तो ये sp3 और sp3 दोनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगली बात अगर आप इस मॉड्यूल में देखेंगे वो ये कि ये जो है नेटवर्क बना रहा, और नेटवर्क ऐसा नहीं है कि केवल एक डायरेक्शन में है, नेटवर्क 3D में है, चलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पर ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे, और सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। आप अगर इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखें तो प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है 154 एंगस्ट्रॉन, ये देखिए 154 एंगस्ट्रॉन हमने लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर पूरी एक यूनिट सेल आप देख लें डायमंड में कार्बन की, तो आपको 8 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट दिखाई पड़ेंगे। डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग टूल्स वगैरह की कटिंग के लिए करते हैं, टंगस्टन आयरन वगैरह की कटिंग के लिए हम लोग करते हैं। डायमंड में अपनी कोई चमक नहीं होती, लेकिन हाँ उसको अगर स्पेसिफिक एंगल से काटा जाए, और ध्यान रहे काटने के लिए लोहे की आरी का इस्तेमाल मत करना, वरना ये आरी को ही तोड़ देगा, बल्कि आरी इसको काट नहीं पाएगी। तो लोहे की आरी की जगह जो इम्प्योर डायमंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए, और इस तरीके से काटते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो सके, जिस पर डायमंड क्या करता है, आपका ग्लो करता है। बड़ा ही प्रीशियस मेटल है, चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, क्योंकि हर बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों कार्बन अपने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 75% p कैरेक्टर होता है, चलेगा। अब हार्डनेस की बात करेंगे तो ये हर तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको दबा पाना भी क्या है आपका मुश्किल है, तो इसकी हार्डनेस भी क्या है आपका मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, चलेगा। बोलो भाई, अब मैं यहाँ मॉडल में प्लास्टिक का ही ला सकता हूँ, कोहिनूर हीरा तो लेके नहीं आऊँगा, बैंग बैंग मूवी तो चल ना रही है, चलेगा। बोलो भाई, कर लोगे। आते हैं अगले एलोट्रॉप पर। तो अगर हम लोग ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है कार्बन का, चलेगा। अगर इसका आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे तो सवालों में ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। दूसरी बात, ये लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जो कि हेक्सागोनल रिंग से बनी होती है पूरी लेयर, और 2 लेयर के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। आप कह सकते हैं कि इन 2 लेयर के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो कौन सा फोर्स होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और 2 लेयर की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो 340 पिकोमीटर के आसपास आती है। तो मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि लेयर स्ट्रक्चर वो भी कैसा स्ट्रक्चर होगा, ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर होगा, 3D। मैंने बनाया किस में है, 2D में। तो लेयर्स जो होती हैं वो काहे के थ्रू हेल्ड की जाएंगी, आपका वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर एक लेयर जो होती है प्लेनर हेक्सागोनल रिंग से बनी होती है, चलेगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि लेयर के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। साथ में हर एक कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके नए बॉन्ड बनाते जाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन पूरी लेयर में मोबाइल होता है। तो मोबाइल होने की वजह से ये लेयर जो होती है वो कंडक्टिंग होती है, पर याद रहे इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरे लेयर में नहीं जा पाता, क्योंकि बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। तो ग्रेफाइट कंडक्टिंग है, लेकिन अलोंग द लेयर है, ना कि लेयर टू लेयर है। तो मैंने इस बात को भी यहाँ पे कहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज है विथ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन फॉर डीलोकलाइजेशन इन लेयर
तो अगर कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे तो sp2 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड बनाता है तो π/2 कह सकते हैं। अगला पॉइंट जो मैंने बोला है कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद इन लेयर बट नॉट लेयर टू लेयर, ये बात पूछा गया IIT में, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट पॉइंट मैंने इसमें दिया है कि ग्रेफाइट इजीली क्लीव, आसानी से टूट जाएगा बिटवीन टू लेयर्स। तो ग्रेफाइट इजीली क्लीव बिटवीन लेयर्स, सो यूज फॉर स्क्रैचिंग या फिर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जहां हम लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि लिक्विड लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर पर वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वेपराइज नहीं होता है। अगर आप इसका एक मॉडल देखें, ग्रेफाइट का अगर एक आप मॉडल देखें तो ये मॉडल कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, यूं, क्लियर है। तो आप देखिए जो ये पोर्शन ऐसे आप देख रहे हो, ये पूरी एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर, और ये दो लेयर के बीच का एम्प्टी स्पेस है जिसे मैंने व्हाइट कलर की रॉड से जोड़ रखा है। ये एम्प्टी है, ये खाली स्पेस, अगर मैं खाली करूंगा तो गिर जाएगा, इसलिए मैंने इसको व्हाइट उससे जोड़ रखा है। और ये जो आप वायर देख रहे हो रेड कलर का, ये वायर दोनों के बीच में बॉन्ड का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका फ्री है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, चलेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये डीलोकलाइजेशन बड़ी तेजी से होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है या इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करेगा वो केवल लेयर में करेगा, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके इधर की तरफ आ सकता है इस लेयर में? नहीं, यहाँ वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता है। और जब आप किसी ग्रेफाइट से खींचोगे तो ये लेयर और इस लेयर के बीच में वन डर वाल फोर्स होने की वजह से ये लेयर उतर जाएगी, तो उस पर निशान बनता चला जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल लोग पेंसिल वगैरह में करते हैं। लकड़ी की पेंसिल आप देखते होंगे जिसके अंदर ब्राउन ब्लैक कलर का एक सॉलिड मास रखा होता है जिससे बच्चे स्केच वगैरह खींचते हैं, चलेगा, तो हम उसको भर देते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं इसका। क्लियर है? बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? आते हैं अगले और सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप पर, जिसे हम बकी बॉल कहते हैं, फुलरेंस कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग बकी बॉल की बात करें या फुलरेंस की बात करें तो फुलरेंस तब बनते हैं जब हम ग्रेफाइट को, ठीक है, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, यानी हीलियम आर्गन आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हीट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें कार्बन 16 सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन 17 थोड़ा ट्रेसेस में होता है, और भी बहुत सारे, इवन कार्बन कंटेनिंग करीब करीब 350, ठीक है ना, एटम एक मॉलिक्यूल में क्या हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ये बड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये एरोमेटिक कैरेक्टर लिए हुए नए तरीके का एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जिसे कॉमनली हम लोग फुलरेंस कहते हैं। इसमें मैंने बताया कि ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, स्फेरिकल शेप होता है इसका, प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। जबकि अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात की जाए तो कार्बन की वो डायमंड है। केज लाइक मॉलिक्यूल बनते हैं, ये केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की व्यवस्था दिखाई पड़ती है ऐसे। बस अंतर ये है कि मैंने इसको ओपन फ्लैट में लिया हुआ, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ बॉल शेप में ऐसे होता है, चलेगा। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो दो प्रकार की रिंग पाई जाती है, एक 6 एलिमेंट वाली और दूसरी 5 वाली। एक बड़ी खास बात है कि 6 वाली 6 और 5 दोनों से जुड़ती है, लेकिन जो 5 वाली रिंग होती है वो केवल 6 वाली से जुड़ती है। कार्बन 16 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कार्बन 16 में आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन 60 जो है वो कंटेन करता है 20 6 मेंबर्ड रिंग को और 12 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग को रखता है। इसमें दूसरी बात जो IIT में भी पूछी गई है, नीट में भी पूछी गई है, NCERT में भी ये पॉइंट दिया हुआ है
कि 6 मेंबर रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर। 6 मेंबर वाली जो रिंग है वो 6 और 5 दोनों से जुड़ सकती है, बट ए 5 मेंबर रिंग कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर रिंग एंड नॉट विद 5 मेंबर रिंग। लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है वो केवल और केवल 6 मेंबर के साथ कॉमन है, वो 5 के साथ में कॉमन नहीं है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तीसरी बात मैंने एक बात और बताया है कि जो स्फेरिकल फुलरेंस होते हैं इनको शॉर्ट में हम लोग बकी बॉल्स भी कहते हैं, बकी बॉल्स भी कहते हैं। बाद में मैंने आपको बताया कि कार्बन 60 जो होता है इसका शेप सॉसर बॉल लाइक होता है, इसीलिए इसको हम लोग बक मिनिस्टर फुलरेंस भी बोलते हैं। इसमें जो कार्बन मौजूद होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट पर होता है, ठीक है, जिसमें साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो पूरी पेरिफेरी पर घूम सकता है और घूम करके ये मॉलिक्यूल को कौन सा कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, एरोमेटिक कैरेक्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एरोमेटिक क्लास है। फिर लास्ट मैंने आपको बताया कि कार्बन 16 में 60 वर्टिक्स है और हर वर्टिक्स पर आपको एक कार्बन मिलेगा, साथ में इसमें सिंगल और डबल दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें 2 प्रकार की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। एक मिलेगी 143.5 पिकोमीटर और दूसरी मिलेगी 138.3 पिकोमीटर। चलेगा। अब अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखें तो जहां ग्रेफाइट का 0 होगा वहां डायमंड और बकी बॉल्स का 0 नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू जरूर आती है। चलेगा, बोलो भाई, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले डाटा पे नजर डालें तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का 0 है और ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का, जबकि यहीं पर डायमंड और फुलरेंस का अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखें तो डायमंड का 1.90 है जबकि ग्रेफाइट का 38.1 किलोजूल पर मोल आता है। और ये फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी होती है, एब्जॉर्ब नहीं। इनको बनाते समय इतनी एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। तो अगर आप डेल्टा एच के साइन के साथ लिखेंगे तो इसे आप नेगेटिव में दिखाएंगे, चल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जो चौथे ग्रुप के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, यानी हैलोजन के साथ कार्बन के जो बनने वाले कंपाउंड हैं या सिलिकॉन के, हम इनकी बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो अगर हम लोग हैलाइड्स की बात करते हैं कार्बन फैमिली के, तो ये 2 प्रकार के मोस्टली हैलाइड बनाते हैं। एक बनाते हैं MX2 टाइप का और दूसरा बनाते हैं MX4 टाइप का। MX2 टाइप में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे अगर कोवलेंट हैं तो। और MX4 जो होता है इसमें कोऑर्डिनेशन सैचुरेसी होती है, कोवलेंट ये होते ही है। यहाँ X से हमारा मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और M से हमारा मतलब सेंट्रल मेटल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड हो सकता है। तो MX4 टाइप की अगर हम बात करें तो इनका कोवलेंट नेचर होता है, मॉलिक्यूलर शेप में ये सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल शेप लिए हुए होता है। लेकिन इसी का एक्सेप्शन हमको मिलता है टिन और लेड का। तो टिन और लेड अगर खास तौर से अपने फ्लोराइड के साथ में होते हैं तो ये आयनिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन शेप या ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं होता, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन के रूप में हमने बोला है। इसी तरीके से लेड टेट्राआयोडाइड लिया गया तो आयोडाइड बड़े साइज का स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये कंपाउंड टिकता ही नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी पुअर होती है कि लेड के वैलेंसी सेल में मौजूद 6s2 इलेक्ट्रॉन को वो हायर 6p में नहीं ले जा पाता है, इसलिए ये बनता ही नहीं है। चलेगा। MX4 टाइप का हैलाइड ये सभी बनाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सब बनाते हैं। लेकिन टिन और लेड जो ये हैलाइड बनाते हैं ये मोस्टली फ्लोरीन के साथ में बनाएंगे। चलेगा। और ये आयनिक नेचर के होते हैं, बाकी तीनों के कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं। बात को आगे की तरफ बढ़ाएं, अगर हम MX2 टाइप का हैलाइड लें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में ये नहीं दिखाई पड़ता और न दिखने का रीजन ये है कि इनका जो मॉलिक्यूलर शेप आता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो रिएक्टिव है।
MX2 टाइप का हैलाइड मोस्टली टिन और लेड बनाते हैं, जिसमें ज़्यादा स्टेबल लेड का होता है, कम स्टेबल किसका होता है, टिन का होता है। तो मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि कार्बन सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म ड्यू टू लेक ऑफ वैलेंसी। इनका ऑक्टेट ही नहीं पूरा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सेम सेंट्रल मेटल के दोनों हैलाइड को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोवलेंट होगा, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयनिक होगा। और इस बात को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्लियर कर सकते हैं कि SnCl2 का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि अगर मॉलिक्यूलर होने की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करेगा, तो SnCl4 का वोलेटाइल कैरेक्टर SnCl2 से क्या है, आपका ज़्यादा है। अगर हम टिन और लेड दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो लेड जहां +2 में ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहीं टिन +4 में क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। चलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा इन हैलाइड के हाइड्रोलिसिस को कंपेयर करें। तो अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस पर बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर कार्बन अपने हैलाइड बनाता है और वहीं सिलिकॉन भी बना रहा है तो सिलिकॉन के हैलाइड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जबकि कार्बन के हैलाइड इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते। क्योंकि हाइड्रोलिसिस की एक शर्त है, एक कंडीशन है कि हाइड्रोलिसिस उन्हीं कंपाउंड की हो सकती है जिनके सेंट्रल एटम के पास p या d एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी हो। चलो सेंट्रल के पास नहीं है तो टर्मिनल के पास होना चाहिए p और d एटॉमिक ऑर्बिटल। और बाई चांस अगर टर्मिनल के पास भी नहीं है, ना तो सेंट्रल ना तो टर्मिनल, सेंट्रल और टर्मिनल दोनों के पास में कोई p या d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। तो कार्बन के जो हैलाइड्स होते हैं बड़ी मुश्किल से हाइड्रोलाइज होते हैं। उसमें अगर आप कार्बन टेट्राफ्लोराइड ले लो तो ना तो सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिटल है ना टर्मिनल के पास है, इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लेकिन वही कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राब्रोमाइड ले लो तो ये हाइड्रोलाइज होते हैं, और वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर पर हाइड्रोलाइज होते हैं मुश्किल से। लेकिन सिलिकॉन वगैरह वाले आप देखोगे तो बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है और उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये आसानी से अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, वाटर को ऐड कर सकता है। यानी एडिटिव टाइप की मैकेनिज्म से ये जो है हाइड्रोलाइज होता है। तो अगर हम बात को आगे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पर बात को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं, तो मैंने यहाँ रीजन भी बाकायदा दिया है कि कार्बन टेट्राहैलाइड्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि लेस पोलर हैं और साथ में इनमें कोऑर्डिनेशन सैचुरेसी होती है, ये 4 के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन यहीं पर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड क्यों हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा पोलर होते हैं और इनके पास वैलेंसी सेल में d ऑर्बिटल होने की वजह से सिलिकॉन के ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ कार्बन टेट्राहैलाइड स्टेबल है, सिलिकॉन वाला अनस्टेबल है, ये इनर्ट है हाइड्रोलिसिस के लिए, तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके HCl बाहर करेंगे और साथ में बनाते हैं हाइड्रेटेड सिलिका SiO2.2H2। होता कैसे है, ये SN2 टाइप की एडिटिव मैकेनिज्म होती है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल पर अटैक करता है और उसकी एक्सियल पोजीशन पर आता है। इस ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप देखें तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। ये SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है। अगले स्टेप में ये बैलेंसी मेंटेन करते समय यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl यानी क्या बाहर निकलेगा, HCl, और इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के जाने के बाद एक यहाँ OH बॉन्ड बचेगा। तो जिस मैकेनिज्म से आपने एक क्लोराइड को बाहर किया है, ये चारों क्लोरीन यहाँ से बाहर होंगे और 4 OH आकर के लगेगा, जिसे सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, सेल्फ डिहाइड्रेट होता है और हाइड्रेटेड सिलिका में क्या करेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा। अब हम लोग बात करेंगे
थोड़ा सा क्लोरो एल्किल क्लोरोसिलेन्स की जो सिलिकॉन के हैलाइड होते हैं एल्किल ग्रुप को लेकर के। चलिए, एल्किल क्लोरोसिलेन आईआईटी और नीट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब हम किसी एल्किल हैलाइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एल्किल क्लोरोसिलेन बनता है, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है कि RnSiCl4 -N, जहां पर N एल्किल ग्रुप की संख्या है और 4 -N हैलोजन की संख्या है। अगर मैं N की जगह पे 1 रखता हूं तो बनता है RSiCl3, जिसको हम कहेंगे मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। चलेगा। ये जो सिलेन बनते हैं ये हाइड्रोलाइसिस के बाद अपने हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट देते हैं। इसी तरीके N की जगह पे 2 रख दिया जाए तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, 3 रख दिया जाए तो ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन बनेगा। और ये हाइड्रोलिसिस के बाद अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड देते हैं। इन हाइड्रोक्साइड की एक बड़ी खास बात है कि अगर तुम्हारा ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन है तो इसका हाइड्रोक्साइड जो है आगे चल करके डाइमर बनाता है, लेकिन यही अगर मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन या डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन है तो इसका जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है ये बाल को पॉलीमर बनाता है। और ये पॉलीमर बड़े ही काम के होते हैं, जिन्हें हम लोग सिलिकॉन्स कहते हैं। ये सिलिकॉन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हीट, वाटर, इन सबसे रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनका भरपूर यूज किया जाता है एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, इन ट्रांसफार्मर, इन सब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे क्लियर किया है कि सिलिकॉन्स पॉलीमर कहलाएगा आपका आर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन। तो एल्किल क्लोरोसिलेन जो हाइड्रोक्साइड देता है ये पॉलीमराइज करके जो प्रोडक्ट देगा उनको हम लोग सिलिकॉन्स कहते हैं। चलेगा। आप देखिए जैसे ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन की हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो सिलिकॉन्स बना, और ये सिलिकॉन्स पॉलीमर बनाएगा जिसमें कि सिलिकॉन कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सीजन ये बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बात को भी क्लियर किया है कि सिलिकॉन्स का इस्तेमाल हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं या ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। तो मेनली पॉलीमर ये दो बनाते हैं जबकि डाइमर ये बनाता है। तो चलिए इनकी रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे पॉलीमर और डाइमर को बनाते हैं। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस को ध्यान से देखें तो ये जो आपका ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन है ये हाइड्रोलिसिस पर ट्राई एल्किल, ठीक है, ट्राई एल्किल सिलेन हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे आफ्टर डिहाइड्रेशन। चलेगा। तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन जो होता है वो पॉलीमर नहीं बनाता बल्कि ये डाइमर बनाता है। चलेगा। कैन नॉट फॉर्म पॉलीमर, ये डाइमर बनाएगा। जबकि यहीं पर डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन या फिर मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाते हैं ये आसानी से हल्का सा हीट करने पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देता है। लेकिन दोनों के पॉलीमराइजेशन में एक अंतर है कि जहां डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन आपका लीनियर पॉलीमर बनाएगा, वहीं पर मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन जो होता है वो साइक्लिक पॉलीमर बनाता है। ये जो है लीनियर कैसे, जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें 2 एल्किल ग्रुप और 2 OH होता है। तो ये जो दोनों OH है ये ऐसे, ये जो OH आप देख रहे हैं इनके, ये OH यहाँ से वाटर निकालता है और वाटर निकाल करके ऑक्साइड लिंकेज में कन्वर्ट होता चला जाएगा ऐसे। लेकिन यही अगर हम मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन लेंगे तो इसके 4 मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद सभी से 4 एक वाटर निकाला जाएगा, यानी 4 वाटर और साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान दीजिएगा,
इस रिंग में सिलिकॉन सिलिकॉन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होता, बल्कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन पेरिफेरल बॉन्ड होते हैं, और ये 8 एलिमेंट की क्या होती है, आपकी रिंग होती है। याद रहे, जो ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन होता है, ये हाइड्रोलिसिस पर ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसको रोकने के लिए, एज ए इनहिबिटर फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ सिलिकॉन्स। खास तौर से ये डाईएल्किल डाईक्लोरोसिलेन या मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन के पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा, एक बड़ा अच्छा सवाल एक लड़के ने हमसे पूछ दिया था कि सर एक बात बताओ, जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है और टर्शरी एल्किल सिलेनॉल होता है या सिलॉन अल्कोहल होता है, सिलिकॉन अल्कोहल होता है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों? आप बात को ऐसे समझिए कि हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया और हमने टर्शरी सिलेन अल्कोहल ले लिया, ये तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? तो मैं कहता हूं सिलॉन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से, और इसका कारण इसका ये है कि जब हाइड्रोजन रिलीज होगी यहां पर, तो हाइड्रोजन के रिलीज होने पर जो बनने वाला एनायन है ये सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ कौन सा कॉन्जुगेशन शो करेगा, पी पाई डी पाई। लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में एचायन के निकलने के बाद जो एनायन है वो ये कॉन्जुगेशन नहीं शो कर सकता। सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके पास मौजूद है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, हाइड्रोजन का रिलीज होना उतना आसान होता है। सो इट इज मोर एसिडिक, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज कैसा, लेस एसिडिक। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे। इसके बाद इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं। एक टॉपिक बचता है सिलिकेट्स का, और बाकी छोटे मोटे इसके कंपाउंड्स बचते हैं। तो इसको हम सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, आपका कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आपके डाउट अगर हैं तो उसको भी आप क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। कई बच्चों ने अप्रिसिएशन भी दिया है कि नहीं सर लेक्चर इफेक्टिव है, आपको समझ में आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कई बच्चों ने अपने डाउट्स भी पूछे जिसके आंसर उन तक हमने पहुंचाए हैं। कई लोग हमारे वीडियो लेक्चर्स को अपने फेसबुक वॉल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे मेंटेन कर रहे हैं, ताकि उनके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का लाभ ले सकें, इस चीज़ का प्रॉफिट उठा सकें। ठीक है, तो आप भी अगर नए स्टूडेंट हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, तो हमारे लेक्चर्स को पूरा ध्यान से देख लीजिए, 1 बार 2 बार, उसके नोट्स पूरे प्रिपेयर कर लीजिए, और उसके बाद फिर चाहे IIT का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, एम्स PHU जिसका भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको बनाइए। गाइड माइड का क्वेश्चन है उसको बनाइए, बुकलेट का क्वेश्चन है उसको बनाइए। चलेगा, तो आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, करीब करीब बनते चले जाएंगे। और अगर कोई नहीं बन रहा तो उसे काइंडली पूछिए। तो हम लोग जितना आपको सिखाया है इसी से इन क्वेश्चंस की आंसरिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, इस कोरोना में अपनी रैंक को इम्प्रूव करिए, AIR 1 की तरफ चलिए। NTA वाले डेली पेपर ऐड कर रहे हैं अपने, उसके ऊपर उसको सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन देखिए, उससे आपकी एक स्पीड भी क्या रहेगी, आपका मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। चलेगा, आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। जय हिंद।